हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं आप लोग को पिछले लेक्चर्स तक आप लोग को चैप्टर 1 का थ्योरी और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। और इस कारण से मैं बीच में कुछ दिन तक गैप रहा। 2-3 दिन में आप लोग को समय दिया था। बाकी जो क्वेश्चन जो बाकी थे उसको आप लोग सॉल्व किए होंगे एक्सरसाइज। अब चलिए मैं चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 2 में है पोलिनोमियल। यह क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। बेसिक जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों क्लास के लिए है, 9th और 10th दोनों के लिए। इसमें जहाँ भी डाउट होगा आप लोग मेरे नंबर पे कॉल करेंगे। मेरा नंबर है 9852307242। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। पोलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहले मैं देखता हूँ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या होता है? तो देखिए, एक्सप्रेशन जो होता है यह 3 ठो मैथमेटिकल पार्ट से बना हुआ होता है। सबसे पहले है इसमें वेरिएबल, उसके बाद है कांस्टेंट्स, उसके बाद फंडामेंटल साइन ऑफ मैथमेटिक्स। यह तीनों के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जो हमेशा वेरी करे, यानी चेंज होते रहे, जिसका वैल्यू हमेशा क्या हो, चेंज हो। एक्स वाई, साइन एक्स, टेन एक्स, etc, ये सब आपको हो गया। इसमें अलजेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी है। आगे आपको पढ़ना है चैप्टर में, 10th वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, साइन एक्स, टेन एक्स, ये सब पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं, यह सब वेरिएबल है, सबका वैल्यू चेंज होते रहता है, इसलिए मैं वेरिएबल में रखा। कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, वो वैल्यू चेंज ना हो, यानी कि स्थिर हो। जैसे -2 का वैल्यू -2 ही होगा। उस तरफ फंडामेंटल साइन, थर्ड वाला पार्ट जो है, ये प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये 4 साइन जो है, इसको मैथमेटिक्स के अंदर में ये फंडामेंटल साइन बोला जाता है। चलिए, तो आप क्या समझे एक्सप्रेशन क्या होता है? तो यूँ आप बोल सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंडामेंटल साइन ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपको एग्जांपल में बता दिया, यहाँ पे देखिए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, फंडामेंटल साइन भी आपको दिख रहा है, तीनों कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हो गया आपको? यह हो गया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में यह वेरिएबल के पावर कुछ भी हो सकता है। पावर बोले तो कुछ, बोले तो जैसे रूट में भी हो सकता है, या वेरिएबल का वैल्यू, या हो सकता है कि इसका पावर जो, मतलब दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, इसका पावर जो है होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है इसके पावर में। किस में? एक्सप्रेशन के लिए। जबकि आगे मैं बताऊंगा पोलिनोमियल में यह पावर सब के लिए, जो जितना भी एक्सप्रेशन है सबको आप पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। आगे इसी से ही आपको डिफाइन होगा पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए, √x+2, मैंने यह है क्या है, यह एक एक्सप्रेशन है। sin x + 4, ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन में आपको अलग अलग मैंने बताया। अब एक्सप्रेशन में भी कई तरह का एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पे पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? तो यहाँ देखिए, द एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स आर ओनली A to Z, यानी कि A से Z के बीच में कोई वेरिएबल अगर होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ देखिए, √x+2, x² + 2x + 3, etc, ये सब क्या आपको दिख रहा है? यह आपको जो दिख रहा है यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद पोलिनोमियल का मैं डिफिनेशन में बता रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, इसको समझेंगे। एन एक्सप्रेशन, यानी जो मैं आपको पीछे बताया वही एक्सप्रेशन की बात हो रहा है। एन एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन? तो ये अलजेब्रिक होना चाहिए, चूँकि पोलिनोमियल अलजेब्रिक के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पोलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। इफ एंड ओनली, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ पावर या इंडेक्स, या इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ऑफ वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल होगा उसकी बात बोल रहा हूँ। वेरिएबल जो होगा उस वेरिएबल का पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। इन ईच टर्म ऑफ सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन इज ए होल नंबर, यानी जो एक्सप्रेशन होगा वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और सिंपलेस्ट अगर ना हो तो उसको सिंपलेस्ट करेंगे। उसके बाद जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर, यानी उस वेरिएबल का पावर को ही इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। वो पावर हर हाल में क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? जितना भी टर्म होगा उस सभी टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। जैसे मैं आपको पीछे बताया, पावर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पावर हर हाल में क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। माइंड कीजिएगा इस बात पे। मैंने बोला
पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? वैसे एक्सप्रेशन को जिसमें इस टर्म जो होगा उस सभी टर्म में इस टर्म के वेरिएबल होंगे, उस सभी वेरिएबल के पावर हर हाल में होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से होना चाहिए। फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर हमेशा होल नंबर में। किसका पावर? वेरिएबल का। कैसा वेरिएबल? तो इस टर्म में जो वेरिएबल होगा एक्सप्रेशन के उस सभी का पावर क्या होना चाहिए? ये होल नंबर होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल, अदरवाइज को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। चलिए आगे समझ गए। उम्मीद करते हैं पोलिनोमियल का डेफिनेशन आप लोग समझोगे। एग्जांपल में यहाँ देखिए, पोलिनोमियल को हम लोग जनरली px qx pt qt gx इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये px लिखने का मतलब हुआ x जो ब्रैकेट में रहेगा उसके फॉर्म में पोलिनोमियल होगा, t का मतलब हुआ t के फॉर्म में पोलिनोमियल हुआ। तो यहाँ देखिए px इक्वल टू मैंने लिखा 2x + 1। यहाँ वेरिएबल कौन है? x है। x के पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 छुपा हुआ है। 1 कौन नंबर हुआ? होल नंबर हुआ। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि हमेशा जितना भी टर्म है उस सब टर्म में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो देखिए 1 क्या हुआ? एक होल नंबर हुआ, इसलिए पोलिनोमियल होगा। QT t के फॉर्म में है तो t² + 3t + 2। यहाँ भी देखिए t के पावर 2 है, यहाँ t के पावर नहीं कुछ तो 1 है। तो ये क्या आपको दिख रहा है? होल नंबर है पावर, ठीक है, इसलिए यह क्या हुआ? ये भी पोलिनोमियल हुआ। यहाँ gx 5x² + 3 ये भी क्या हुआ? आपको पोलिनोमियल हुआ। अब यहाँ ये पोलिनोमियल के दूसरे फॉर्म में, इसके दूसरे मतलब अदर वर्ड में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए यहाँ पे देखिए, द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन px = a0 इसको बोलते हैं, a1x a2x² प्लस ... an x⁴n, यानी an और x का पावर क्या है? n। इस फॉर्म में हो वेयर a not = 0 यानी an का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, एंड a1 a2 a3 an आर रियल। ये सब का सब क्या होना चाहिए? वेरिएबल। जो यहाँ पे a0 a1 a2 a3 सब जो दिया हुआ है ये सब क्या होना चाहिए? वेरिएबल जो है x के फॉर्म में है वेरिएबल, और ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ लिख दिए हैं वेयर a1 a2 an आर रियल एंड n इज नॉन निगेटिव, यानी नॉन नेगेटिव, यानी n जो है, n का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है? x⁴n लिखा हुआ है ना। तो n हमेशा क्या होना चाहिए? n का वैल्यू हमेशा होल नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या? होल नंबर। नेगेटिव छोड़ के बाकी सब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं इसको, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर कहिए या होल नंबर कहिए, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। दूसरे शब्द में आपको पोलिनोमियल का डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे समझिए पोलिनोमियल का कुछ पार्ट है, यानी कुछ उसका जो रिलेटेड पार्ट है, टर्म है, उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट बार बार मैं लिख रहा हूँ, सिंपलेस्ट पर ध्यान देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने का मतलब वो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, अगर होगा तो कोई बात नहीं है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर होना चाहिए। जैसे देखिए px = 2x² + 3x + 5, यानी वेरिएबल x है, तो x का जो हाईएस्ट पावर है क्या है? इसका पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ देखिए px = लिखे हैं 3x⁷ 2x⁻³ प्लस 0 × x⁹ प्लस 2। तो यहाँ x के पावर यहाँ पे देखना है, वेरिएबल क्या है? x है, इसलिए x⁻7 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 9 है। तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 0 × x⁹ अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर बोले तब तो इसका डिग्री 9 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। या 0 से इंटू है, 0 से इंटू का मतलब क्या? कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि 0 होगा उसका वैल्यू, तो यह टर्म खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए बोले हैं, तो यानी 3x⁷ प्लस 2x⁻³ प्लस 2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 7, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है इसमें कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है? तो किसी भी पोलिनोमियल में वैसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। तो यहाँ देखिए द टर्म इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल देयर इज नो एनी वेरिएबल, यानी वैसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं हो, इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल। इस टर्म यहाँ छोटा है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए px = 3x + 2, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है? 2 है। यहाँ gt, तो gt का वैल्यू क्या है? t² + 2x + 3। अब यहाँ देखिए t है वेरिएबल, बाकी सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जो वेरिएबल जिसके फॉर्म में है यहाँ पे जो दिया रहेगा वही वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे x वाला टर्म जो है ये सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे यहाँ x है और ये टर्म किसके फॉर्म में दिया हुआ है, या t के फॉर्म में। तो t के फॉर्म यानी t जहाँ भी होगा जिस पार्ट में, उसको छोड़ कर बाकी सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 2x प्लस, देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3 अलग है t के अलावा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस 3 कांस्टेंट टर्म हो गया। अब यहाँ देखिए पी यू इक्वल टू यू माइनस 3, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा -3। यहाँ u जो है वेरिएबल है और -3 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हो गया। अब आ गया ये कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, मल्टीपल होता है। किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहने का मतलब हुआ उस टर्म में वेरिएबल के छोड़ के जो भी मल्टीपल होगा वह टोटल, उसको क्या कहेंगे, उस सबको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पर द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल ऑफ टर्म इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, यानी उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मल्टीपल क्या है, 2 है, इसलिए क्या होगा, 2 हो गया। यहाँ पी टी लिखा हुआ है तो t के फॉर्म में है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ t का वैल्यू क्या है, यहाँ सॉरी t का मल्टीपल क्या है, तो -2, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट -2 हो गया। यहाँ t स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 3 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस है ब्रैकेट के अंदर में 2x प्लस 1। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पर ले लाएंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद लास्ट रिजल्ट क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो यानी +1 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, तो इसमें x टू द पावर 3 तो है नहीं कहीं, तो जो टर्म ही नहीं होगा उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 इक्वल टू 0। अब इसके अगला टॉपिक जो है, यानी यूँ कहिए इसके आगे वाला पार्ट जो है अगले लेक्चर में होगा। चलिए, थैंक यू।